स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रिनेसांस यानी कि पुनर्जागरण। और हम इसमें पढ़ चुके हैं कि पुनर्जागरण से समाज में क्या बदलाव आया और क्या परिवर्तन हुए और क्या था पुनर्जागरण, ये भी हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। पुनर्जागरण था यानी कि जो सामंतवाद के पतन के बाद पुनर्जागरण का उदय हुआ, एक नया युग एक नया संदेश लेकर के आया। इस आंदोलन की शुरुआत थी वो इटली में हुई और इटली के जो मुख्य नगर थे फ्लोरेंस, वेनिस और रोम आदि नगरों में इसका विकास हुआ। यहाँ पे कला और विद्या जो थी उसके लिए वहाँ के जो सेंटर थे वो विश्वविख्यात केंद्र बन गए, जिससे लोगों में एक नई जागृति, एक नया उत्साह जागृत हुआ। लोगों ने जो रूढ़िवादी जो बंधन थे उन पे दोबारा से पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। पुनर्जागरण का जन्म था वो इटली में ही हुआ। इटली के जो मुख्य सेंटर थे वो पुनर्जागरण के केंद्र बने और वहीं से कला, साहित्य, साइंस का जन्म शुरू हुआ। तो आज हमारा टॉपिक है मेन रूप से कि डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट। कला में पुनर्जागरण के समय क्या विकास हुआ। तो पुनर्जागरण के समय में कला के जो क्षेत्र था उसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई। अगर हम बात करें मिडवल जो समय था जहाँ पे सामंतवाद का प्रभाव ज़्यादा था, उस समय जो कला थी वो बिल्कुल धार्मिक बंधनों में बंधी हुई थी, यानी बिना चर्च के परमिशन के कोई भी पेंटिंग प्रिंट आउट नहीं हो सकती थी। आपने पढ़ा है कि मार्टिन लूथर ने जब स्वयं के सिद्धांत भी छापे थे तो उनका भी बहुत भारी संख्या में विरोध हुआ था। लेकिन पुनर्जागरण के समय एक तरह से ये रियलिस्टिक बन गई, यानी यथार्थवादी हो गई और यह ट्रेडिशन था वो लगभग 19वीं शताब्दी तक चलता रहा। तो क्या विकास हुआ फील्ड ऑफ आर्ट में। सबसे पहले पेंटिंग में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो पेंटिंग में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है उनके नाम है, सबसे पहला काम किया जोटो ने। तो पहले तो पेंटिंग में क्या नई टेक्निक अपनाई। जो पहले के जो चित्र होते थे सामंतवाद के समय वो बिल्कुल सादा होते थे, लोग उन चित्रों के बारे में इमेजिन नहीं कर पाते थे। लेकिन पुनर्जागरण के कारण चित्रकला के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। अब इसने धार्मिक नियमों का पूरी तरह से त्याग कर दिया। अब एक तरह से आज के चित्रों में बिल्कुल एक ह्यूमनाइज जो इमोशन था वो स्पष्ट होने लग गया। अब चित्रकारी के लिए ऑयल पेंटिंग का चलन शुरू हो गया था और 3 डायमेंशन चित्र बनाए जाने लगे थे। और इस काल की जो पेंटिंग थी उस पर फ्रांसीसी आर्किटेक्ट का पूरा प्रभाव था। जोटो इटली का एक महान चित्रकार था जोटो, जिसने चित्रकला को एक नई दिशा दी। उसका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र था वो था असिस। इसमें ईसा मसीह के बाल रूप को दिखाया है। उसने चर्च की दीवारों पर भी अनेक चित्र बनाए और इन चित्रभूमों जो ये चित्र थे उनकी पृष्ठभूमि में बिल्कुल नए रंगों का प्रयोग किया था। यदि उसने बिल्कुल एक यथार्थवाद रियलिस्टिक चित्र बनाने शुरू किए थे। दूसरा जो चित्रकार था वो लियोनार्डो दी विंसी, महान चित्रकार था। बहुत इंटेलिजेंट स्किल उसके पास थी। वह न केवल एक महान चित्रकार था बल्कि एक कुशल इंजीनियर, वैज्ञानिक, स्कल्पचर बनाने वाला, म्यूजिशियन था, यानी एज सर्वगुण संपन्न था वो। लेकिन वो जो प्रसिद्ध हुआ वो एक विश्व में बहुत एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसका जन्म भी इटली के फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। उसके चित्रों में जो लाइटिंग थी और कलर जो चॉइस थी वो बहुत सोच समझ करके किया गया था। जो उसका प्रसिद्ध चित्र था वो था मोनालिसा और दूसरा जो उसका चित्र था वो था लास्ट सपर। ये चित्र देखने में बिल्कुल सजीव लगते थे। मोनालिसा एक साधारण स्त्री का चित्र था, लेकिन इस चित्र को बनाने में लगभग लियोनार्डो को 4 वर्ष लगे थे और इस चित्र में मोनालिसा की मधुर मुस्कान बिखेरी गई थी।
देखने वाला उस मुस्कान को देख करके आज भी चकित रह जाता है। जो लास्ट सपर चित्र था, यह चित्र भी 3 वर्ष में तैयार हुआ था और इसे सेंट मारिया के गिरजाघर की दीवार पर बनाया गया था। तीसरा नाम है अल्बर्ट ड्यूरर। अल्बर्ट ड्यूरर की गणना विश्व के महान चित्रकारों में की जाती है, लेकिन ये जर्मनी का था। उसकी भी बचपन से ही बहुत चित्रकारी का उसे शौक था और उसने जो सबसे पहला चित्र बनाया था वो पेइंग हैंड्स, जो प्रकृति और मानव से संबंधित था। इसी प्रकार एक अन्य बहुत प्रचलित नाम है माइकल एंजेलो। वह भी एक श्रेष्ठ चित्रकार, प्रवीण मूर्तिकार, स्पेशलाइज आर्किटेक्ट ऑफ होम डिजाइनिंग और एक उच्च कोटि का कवि था। उसका नाम भी रोम के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत पर बनाए गए लगभग 145 जो चित्र हैं उनके कारण उसने लगभग अमर हो गया उसका नाम। इन चित्रों को देखकर आज भी जो कला प्रेमी थे वो चकित रह जाते हैं। तो ये था जो चित्रकला के में विकास हुआ और जिसके कारण लोगों को इमेजिन करने की जो कला थी वो लोगों में सजीव हुई। और उसके बाद जो विज्ञान के क्षेत्र में क्या विकास हुए, तो विज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत तेज विकास हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यकाल में लोगों के जीवन पर चर्च का अधिकार था और इस काल में मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा को पाना और परलोक के बारे में सोचना था। इसीलिए लोगों की विज्ञान में बिल्कुल भी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं थी। अंधविश्वास का बोलबाला था। लेकिन पुनर्जागरण काल ने लोगों के दृष्टिकोण में, एटीट्यूड में भारी परिवर्तन ला दिया। अब वो प्रत्येक बात को एक तर्क, आर्ग्यूमेंट की कसौटी पर परखने लगी। जो प्राचीन मान्यताएं थी वो धराशायी होने लगी और नवीन खोजों का विकास हुआ। और इसी उद्देश्य से 1662 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बनी और पेरिस एकेडमी की स्थापना हुई। लगभग 1666 में फ्रांस में भी पेरिस एकेडमी बनी थी। और संक्षेप में वैज्ञानिक जो खोज हुई उनने लगभग बहुत सारे परिवर्तन ला दिए थे। और सबसे पहला जो विज्ञान में परिवर्तन लाया था वो था निकोलस कोपरनिकस, जिसने एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। और उस समय उसने सबसे प्रचलित जो सिद्धांत था, यानी लोग बिल्कुल एक्सेप्टेबल मानते थे उसको, कि पृथ्वी सभी ग्रहों का केंद्र है और सूर्य और अन्य ग्रह इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये ओल्ड ट्रेडिशन का विचार था कि जो पृथ्वी है वो सभी ग्रहों का केंद्र है और सूर्य और अन्य ग्रह इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग सिद्ध किया। उसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है, अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करती है। चर्च ने कोपरनिकस के इस सिद्धांत की कटु आलोचना की और उसे बाइबल की शिक्षा के बिल्कुल विरोध माना। यही कारण था जो उसकी जो पुस्तक थी द रिवोल्यूशनिबस, उसको उसने प्रिंट आउट नहीं किया। और उसकी मृत्यु के बाद उसके जो असिस्टेंटों ने उस पुस्तक को प्रिंट आउट दिया। और निसंदेह कोपरनिकस के इस सिद्धांत ने विज्ञान के क्षेत्र में एक नया तहलका मचा दिया था। दूसरा नाम था एंड्रियस वेसिलियस। इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान का ये प्रोफेसर था। वह प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य की चीरफाड़, डिसेक्शन की शुरुआत की थी। निसंदेह यह एक महान वैज्ञानिक उपलब्धि थी। इससे पहले आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ था। और इसके बाद जो नाम था गैलीलियो, जिसने टेलीस्कोप का तैयार किया था, यह इटली का एक महान वैज्ञानिक था। उसने पूरी तरह कोपरनिकस के सिद्धांत को माना था कि सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। निसंदेह जो 1609 में उसने टेलीस्कोप बनाया जिससे सूर्य, चांद आदि ग्रहों को देखा जा सकता था, निसंदेह ये एक महान उपलब्धि थी।
और उसने जो पुस्तक थी उसकी दी मोशन नामक एक बहुमूल्य ग्रंथ की रचना की। और उस पुस्तक में उसने यह सिद्ध किया था, यानी उसने पहले प्रूव कर लिया था कि भारी और हल्की वस्तुएं एक ही गति से पृथ्वी पर गिरती हैं। गैलीलियो को भी अपने विचारों के लिए चर्च की कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा था। अगला नाम था जोहान्स केपलर। जर्मनी का प्रसिद्ध वैज्ञानिक था और खगोल विज्ञान का प्रोफेसर था ये। उसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना की और इसमें इसने खगोलीय रहस्यों के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला है। उसने भी कोपरनिकस के सिद्धांत को ही लोकप्रिय बनाया और उसने यह सिद्ध किया कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर, यानी चर्च के जो सिद्धांत को उन्होंने पूरी तरह से उल्ट दिया था। उसने सिद्ध किया था कि सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर सर्कल के रूप में नहीं बल्कि अंडाकार गति से घूम रहे हैं। अगला नाम था वो था विलियम हार्वे। इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जिसने 1628 में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को यानी पूरी तरह से प्रूव किया था। उसने ये सिद्ध कर दिया था कि ब्लड है वो हृदय से चलकर आर्टरीज और वेन्स में होता हुआ पुनः वापस हार्ट में आ जाता है। और निसंदेह यह एक सर्जरी साइंस में एक यानी चिकित्सा विज्ञान में एक महान क्रांतिकारी देन थी। और अगला नाम था वो था, सभी वाकिफ हैं उससे, आइजैक न्यूटन, जिसने प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ का प्रकाशन किया था। इसमें न्यूटन ने विज्ञान के अनेक नए सिद्धांतों की खोज का वर्णन किया है, जिसका जो प्रसिद्ध सिद्धांत था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु ऊपर से नीचे की ओर खिंचती है। यानी पुनर्जागरण के समय कला, साहित्य, चित्रकला इनके दौरान बहुत अद्भुत प्रगति हुई थी। लोगों ने अपने जो पुराने ट्रेडिशन थे उनको छोड़ करके नए ट्रेडिशन, नए सिद्धांत, नए आर्गुमेंटों को अपनाना शुरू कर दिया था।